गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं राजेश कुमार, जैसा कि आप जानते हैं तो पिछली क्लास में मैंने आपको सेल साइकिल के बारे में अच्छे से समझाया था और उसी पार्ट को हमने कल फिनिश कर दिया था। लेकिन उसकी जो अगला उसी से जुड़ा हुआ जो पार्ट है सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका, एक कोशिका से दो कोशिकाएं कैसे बनती हैं, कैसे जीव एक इतना सा जीव जन्म लेता है, उससे इतना बड़ा जीव बन जाता है, इतने से इतने बदलने की जो प्रक्रिया, इसमें लाखों करोड़ों अरबों जो कोशिकाएं हैं उसके बारे में अध्ययन जो किया था, जिसकी शुरुआत में बता चुके थे। जो मुख्यतः दो प्रकार का था, मुख्यतः जो दो प्रकार का था वो कल की क्लास में भी हमने बताया था आपको। तो उसी से आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि आगे किस प्रकार इसका सेल का डिवीजन हुआ है, कैसे एक कोशिका से दो बनी, दो से मल्टीपल सेलुलर बनी है, तो उसे समझने की कोशिश करते हैं। आगे देखें तो आपने देखा पिछली क्लास में सेल डिवीजन में मैंने पिछली बार आपको बताया था, सेल साइकिल में इतना तो समझा दिया था क्योंकि सेल डिवीजन में शुरुआत तो पिछली क्लास में करा दी थी आपको। अब इससे आगे की प्रोसेस बताते हैं तो आपको शायद मैंने ध्यान होगा आपको, तो एक माइटोसिस जिसे कहते हैं समसूत्री विभाजन, और दूसरा मियोसिस जिसे कहते हैं अर्ध सूत्री विभाजन। ये चीज दोनों के बारे में समझाया था, और ये भी बताया था कि लेकिन इनसे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, जो अक्सर पूछ लिया जाता है लेकिन वो मुख्यतः में नहीं आता। जो हम कह रहे हैं ना, मेनली दो पार्टी होते हैं सेल डिवीजन के, लेकिन एक वो होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। जैसे कि एक तीसरा इसका प्रकार होता है वो आपका अकोशिकीय असूत्रीय है, जैसे अमाइटोसिस या असूत्री कह सकते हैं इसे, असूत्री कोशिका विभाजन। तो इस प्रकार मुख्यतः दो ही है, लेकिन तीसरा प्रकार ये है, और ये होता किसमें है ये समझने की कोशिश करें। जैसे कि आपने देखा कोशिका दो प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक। तो ये दोनों जो प्रकार हैं जिनके बारे में पिछली क्लास में थोड़ा सा बताया था, वो यूकैरियोटिक में, और प्रो में आता है अमाइटोसिस असूत्री। जैसे कि एग्जांपल इसका प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसी में अमाइटोसिस से वर्गीकरण होता है, जिसके एग्जांपल होते हैं अमीबा, पैरामीशियम एंड आपने देखा अमीबा, पैरामीशियम, और उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, बीजीए शॉर्ट में बोलते हैं, बीजीए ईटीसी। एंड बैक्टीरिया देखते हैं, इसका जीवाणु होता है, जीवाणु। जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें अमाइटोसिस पाया जाता है। इसीलिए जब कोशिका विभाजन के हम टाइप पढ़ते हैं तो इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि प्लांट्स में और एनिमल में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, तो इसलिए इन दोनों को ही पढ़ाया जाता, इन दोनों को ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि प्लांट्स की सेल और एनिमल दोनों की सेल ही यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक किसमें होती है? सिर्फ सूक्ष्म जीवों में तथा एक कोश के जीवों में। जैसे कि आपने देखा है अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिका वाले होते हैं, उनमें ये चीज पाई जाती है, इसीलिए इसका इतना महत्व नहीं है। अब होता कैसे है, जैसे आपने देखा है क्लासिफिकेशन में, और उसमें देखा होगा कोई सेल है, इनकी कोई सेल है, पहली बात इनकी बात करें, एक कोश की यूकैरियोटाइप है और एक कोशिका से बनी हुई है, और एक कोशिका की सेल है तो ये डेवलप तो होगी नहीं। अगर एक से दो हो गए तो बहुकोशिकीय नहीं कहलाएंगे, इसलिए बहुकोशिकीय तो है ही नहीं ये, एक कोशिकीय। लेकिन अन्य जीवों का निर्माण तो होता है,
वो अन्य जीवों का निर्माण इसी कोशिका में डिवीजन द्वारा होता है, यानी कि इसका कोई सा भी अंग कटकर, इस सेल्स का कोई सा भी अंग कटकर अलग हो जाए, वो एक नया जीव बन जाता है, वो एक नया जीव बन जाता है। इस प्रकार के विभाजन को ही हम असूत्री कोश का विभाजन कहते हैं, यानी कि गुणसूत्रों का कोई डिवाइडेशन नहीं हुआ, इसलिए मतलब नेगेटिव, मतलब एब्सेंट, तो असूत्री कोश का विभाजन। जैसे कि आप इसका उदाहरण आपने देखा है, कुछ पुनर्भवन की क्षमता होती है, रीजनरेशन की, रीजनरेशन, तो रीजनरेशन की जो क्षमता होती है वो जिन जीवों में पाई जाती है, वो इस गुण के कारण वो इसी गुण से नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, ना कि इनसे, इन किसी से नहीं होता, सिर्फ इसी से होता है। बैक्टीरिया में रहा, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी में रहा, एक कोश के जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोन्स में जितने आते हैं, प्रोटोजोन्स आपके पैरापोडिया है, ये सब चीज इसी में आते हैं, इनमें इसी प्रकार पाया जाता है। ठीक है, तो इतना महत्व नहीं रखता है। अब बात करते हैं इसकी, ये किसमें होता है? ओनली ऑल सेल्स जो होती हैं, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो, सभी में इसी प्रकार का कोश का विभाजन पाया जाता है, या तो माइटोटिड होगा या अर्धसूत्री होगा, मियोसिस होगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे शरीर का गुणन करना है, शरीर की मरम्मत करनी है, शरीर की वृद्धि करनी है, ये जो सब चीज होंगी वो तो सिर्फ माइटोसिस, समसूत्री कोश का विभाजन के द्वारा होती हैं। जैसे एक कोशिका थी, दो हुई, या कोई चोट लगी, शरीर में चोट लगती है, तो उस चोट को सही करके नई कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है, किस विधि द्वारा होता है? समसूत्री कोश का विभाजन द्वारा। चोट लगना या शरीर जब तक वृद्धि करता है, जब से कोशिका उत्पन्न होती है, उसका जो नई नई वृद्धि होती है, नए नए अंग बनते आ रहे हैं और अंग की वृद्धि होती आ रही है, विकास होता आ रहा है, वो सिर्फ इसी से होता है, माइटोसिस, समसूत्री कोश का विभाजन से। चाहे आप मरम्मत मान लें, चाहे शरीर की वृद्धि मान लें, सब इसी से होगा। और रहा आपका ये वाला सवाल अर्धसूत्री का, अर्ध मतलब आधा, तो ये सिर्फ जनन सेल में होता है, जनन कोशिका में। जनन कोशिका कहते हैं आपकी जर्म सेल, जैसे कि स्पर्म है एंड ओवम, इनमें पाया जाता है जनन कोश का विभाजन। इनमें गुणसूत्रों का आधा अर्थ, ये समसूत्री है, सम मतलब समान प्रकार के गुणसूत्र। जैसे एक कोशिका है 46 की, तो दूसरी कोशिका 46 गुणसूत्र की बनेगी, इसे कहेंगे हम समसूत्री कोश का विभाजन। और इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक सेल से बराबर कितनी, दो, एक ये और एक ये सेकंड ए, यानी कि दो सेल्स बनती हैं और दोनों में गुणसूत्र समान होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं हम समसूत्री कोश का विभाजन। लेकिन इसमें एक सेल बनी और वो एक सेल एक से दो हुई, जिसे मियोसिस फर्स्ट, दो भागों में बांटा गया, इसे वो आगे बताएंगे भी, मियोसिस फर्स्ट। अब ये फिर दो दो भागों में बटेगी, तो 1 2 3 4, मियोसिस फर्स्ट में 2 बनी और 2 से मियोसिस सेकंड में 2 से 4 हो गई। इस प्रकार के कोश का विभाजन को कहते हैं हम अर्धसूत्री। लेकिन जब इसमें जिस सेल से ये बनी है उसमें गुणसूत्र 46 हैं, 46 हैं, इसमें कितने होंगे, 23। और एक बात का ध्यान रखना है, 46 से 23 वाली दो सेल बनी है मियोसिस फर्स्ट द्वारा, और मियोसिस जो सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड इसी के समरूप होता है बिल्कुल।
23 वाली ये बनी है, लेकिन ये जो डिवाइडेशन हो रहा है सेम एज माइटोसिस, बिल्कुल इसी के समरूप होता है। इसीलिए जैसी ये सेल है वैसे ही उतना ही गुणसूत्र की ये सेल बन जाती है, आधे की है उतनी ही बन जाती है, क्योंकि समसूत्री विभाजन में क्या है 46 के 46 बननी है ना, ऐसे इसमें 23 के 23 गुणसूत्र बनना है, तो इसलिए इसे कहते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। बस ये मान लें आप, आधा तो होता ही है, एक बार पूरा गुणसूत्री बनती है, ये दोनों प्रक्रिया इसमें शामिल है, इसीलिए इसे दो भागों में बांटा गया, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन सेकंड। ठीक है, आगे देखते हैं इसे। जैसे कि शरीर में कोई चोट लगी, हमारे शरीर में चोट लगी तो आपने देखा है सबसे पहले पस पड़ता है उसमें, अगर वो पस पड़ता है तो पस पड़ने का मतलब क्या है, वहां जो भी कोशिकाएं डेड हुई हैं उनकी मरम्मत होने के लिए वो सेल्स इकट्ठा होती हैं और वहां पर कोशिका विभाजन चलता है, और ये कोशिका विभाजन समसूत्री वाला कोशिका विभाजन होता है जहां पर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। चोट लगने पर नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, इसी से होगा समसूत्री कोशिका विभाजन। अब समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में देखते करते कैसे ये, क्यों होता है, किस वजह होता है, तो इसके बारे में पहले देखें आप। इसीलिए आगे दो भागों में बांट सकते हैं आप, यानी कि कोई सेल है, जैसे कि कोई ये सेल है, सेल का सबसे पहले क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ना चाहिए, न्यूक्लियस, और उसके बाद में जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म ये बटेगा, पहले न्यूक्लियस फिर ये, तो इसी आधार पर कोई भी कोशिका है दो भागों में बटी हुई है। सबसे पहले बटेगा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस या इसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य विभाजन, केंद्रक द्रव्य विभाजन। तो सबसे पहले किसी भी सेल में बटेगा तो ये केंद्रक दो भागों में बटेगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद की प्रक्रिया होती है साइटोकैरियोसिस, या आपने देखा दिल्ली में तो कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन ये बटेगा कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इंग्लिश में इसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं, साइटोकाइनेसिस इसे बोलेंगे इसमें। अब इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, कोई एक सेल है हमारे सामने, ये कोई सेल है हमारे सामने, इसे दो भागों में बांटना है, तो सबसे पहले शुरुआत यहां से होगी आंतरिक से, आंतरिक में क्या इसके न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो आप छोटे से में देख रहे हैं, जैसे कोई ये सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, तो शुरुआत होने के लिए एनिमल सेल में अगर ये विभाजन शुरू होगा तो किससे शुरू होगा, सबसे पहले यहां पर एक सेंट्रोसोम जिसे कहते हैं तारक काय, तारक काय ये निकल के आएगा। जब ये तारक काय निकल के आएगा एप्पी होगा ये, जब तक ये एप्पी नहीं होता है तब तक कोई भी सेल डिवाइडेशन के लिए, विभाजन के लिए तैयार नहीं हो पाती है। जब ये आ गया यहां पर, अब कोशिका क्या होगी, विभाजन के लिए तैयार होगी, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये चलेगा कि सबसे पहले इसका केंद्रक विभाजन होगा, ये वाला केंद्रक है, ठीक है। तो ये केंद्रक में क्या पड़ा हुआ है, क्रोमेटिन्स, जिसे क्रोमेटिन पड़े हुए हैं, क्रोमेटिन कह सकते हो आप। जब ये इसमें पड़े हुए साइटोप्लाज्म में और तारक उपस्थित हो गया, तारक आ गया, इसका मतलब विभाजन के लिए तैयार हो गई कोशिका। अब ये विभाजन के लिए तैयार हो चुकी है, तो आगे क्या होगा, ये वाला आगे अगले स्टेप में ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर की ये संघनित होगा, इकट्ठा होगा एक जगह, यानी पहले तो जाल के रूप में फैला पड़ा नहीं है, अब कलेक्ट होगा एक जगह, और जैसे ये कलेक्ट होगा और ये आपका जो तारका है ये दो समय
एक गति इसको करेगा और एक इधर को गति करेगा। दो स्तंभ के दोनों ओर यहाँ पोलर्स पर जाएगा, जो ध्रुव है इसके पोल्स हैं या ध्रुव हैं, इधर जाएगा, इधर गति करता हो जाएगा। जब ये गति करता हो जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल पोल्स पर पहुंच जाएंगे, दोनों पोल्स पर पहुंचे और यहां पर जो गुणसूत्र बिल्कुल क्लियर गुणसूत्र का निर्माण हो जाएगा पेयर्स में। जब ये गुणसूत्र मिल गए हैं और ये क्लियर हो गया तो अब ये हमारी जो कोशिका द्रव के बाहर जो केंद्र द्रव को रोके हुए जो केंद्र की कला है ये डिसएपीयर होने लगेगी। जब ये डिसएपीयर हो गई तो समझ लीजिएगा अब कोशिका का ये दो हिस्सों में बटेगा। आगे ये खींचने लगेंगे पूरी तरफ। अगर ये खींचने लगे, ये धागे क्रोमेटिन्स के जो धागे हैं इसे अपनी ओर जब ये खींचने लगेंगे तो केंद्र के सभी गुणसूत्र दो दो पेयर से होके ऊपर नीचे विपरीत ध्रुवों में खींचेंगे। और ये खींचेंगे, जब ये कंप्लीट हो गया खींच गए, अगली सेल्स में क्या हुआ, आधे गुणसूत्र यहां आ गए और आधे यहां आ गए, तो केंद्र के दो टुकड़े हो गए। अभी सिर्फ केंद्र के दो टुकड़े हुए हैं। अब कुछ समय बाद जब केंद्र बट गया, ये केंद्र के दो टुकड़े हो गए, अब क्या बटना चाहिए, कोशिका द्रव जो पानी सा लिक्विड भरा हुआ है सेल में। अब ये पूरी सेल्स का ये केंद्र तो बट गया, अब बटेगा साइटोप्लाज्म में। तो इस साइटोप्लाज्म बटेगा तो इस सेल आगे इस प्रकार एक गति सी ले लेगी दुरूपण। तो इधर अलग गुणसूत्र है जो इधर आ गए, इधर के अलग आ गए और साइटोप्लाज्म को, और आगे आके देखेंगे कि दो अलग अलग कोशिकाएं बन जाएंगी। ये इसका साइटोप्लाज्म कंप्लीट और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों ही कंप्लीट हो गए। अब ये बनी तो इसमें केंद्र द्रव में ये पूरी प्रक्रिया जो मैंने चित्र के माध्यम से समझाई आपको, ये 4 स्टेप से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से स्टेप में, तो केंद्र का जो विभाजन है इसका केंद्र द्रव का, ये कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो ये सबसे पहली जो अवस्था इसकी वो कहलाती हम प्रोफेज। सबसे पहली अवस्था कहलाती है प्रोफेज। प्रोफेज या सीधे हिंदी में कहते हैं प्रावस्था। दूसरी मेटाफेज या मध्यावस्था। तीसरी प्रोफेज मेटाफेज, अब आती है एनाफेज, जिसे हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं अंत्यावस्था। फोर्थ नंबर पर टीलोफेज। टीलोफेज पश्चावस्था। हिंदी में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है ये, क्योंकि आगे जब भी आप जाएंगे इंग्लिश के वर्डों पर ध्यान दें। इंग्लिश के वर्ड में आगे हायर एजुकेशन लेनी है या कुछ भी करना है, इंग्लिश के वर्ड ही हिंदी में लिखे हुए होते हैं ना, वही शुद्ध हिंदी में लेना है, इंग्लिश में। प्रोफेज इसे देखें तो मैंने ये चीज बताई थी, प्रोफेज में सेंट्रोसोम आ रहा है, सेंट्रोसोम आ गया डिवाइडेशन करने के लिए, क्रोमेटिन के जाल थे वो जाल गुणसूत्र में बदलेंगे, तो इस अवस्था में कंप्लीट होगा। तो ये वाली अवस्था सबसे बड़ी अवस्था है। यानी कि केंद्र द्रव विभाजन की या समसूत्र विभाजन की कोई अवस्था अगर पूछी जाती है सबसे बड़ी कौन सी है, तो प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ी अवस्था होती है। प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ी अवस्था होती है इसकी। अब सबसे छोटी कौन सी होती है, एनाफेज। एनाफेज अवस्था इसकी सबसे छोटी अवस्था है, जो सबसे कम समय में निर्धारित होती है, चल जाती है, कंप्लीट हो जाती है सबसे कम समय में। अब ये अवस्था हो गई। अब जब ये प्रोसेस पूरे हो जाएंगे तो केंद्र दो भागों में बट जाएगा। जब केंद्र दो भागों में बट गया तो क्या बटना है, इसे फिनिश होते ही तब इस पर नंबर आएगा कोशिका द्रव्य विभाजन। अब साइटोप्लाज्म दो भागों में बटना है। अब इसका साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य
दो भागों में बंटना है। वो कैसे बंटना है? साइटोप्लाज्म केंद्र बट गया, अब केंद्र जैसे ही वाला साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसे दोस्तों में बांटना है, ये तो कोशिका होनी है। अब दूसरा प्रोसेस आएगा कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी इस केंद्रक के बाहर, केंद्र के बाहर जो द्रव भरा हुआ है चारों ओर, उसे दो भागों में बांटना है। अब तो जो प्रक्रिया साइटोप्लाज्म को दो भागों में बांटती है, उसी प्रक्रिया को हम साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगी, दोनों क्रिया खत्म पूरी तरह फिनिश हो जाएगी, तो हमारे पास दो सेल्स बचेंगी जो कंप्लीटली सेल कहलाएंगी, जिन्हें हम क्या कहेंगे? माइटोसिस के बटी हुई कैसी सेल? डिप्लॉयड। इन दोनों प्रक्रियाओं से मिलकर कौन सी डिप्लॉयड सेल बनी होती? डिप्लॉयड सेल बन जाएगी। इस प्रकार नई कोशिका बनी समसूत्री विभाजन के द्वारा। समसूत्री विभाजन, उसके बाद देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री, ठीक है, तो अब देखते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जिसे इंग्लिश में मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसमें देखें, जैसा कि आप नाम से ही जान रहे होंगे, अर्ध मतलब हाफ, सूत्री मतलब क्रोमोसोम। हाफ क्रोमोसोम यानी कि इस विभाजन के द्वारा जो भी सेल डेवलप होगी, जो भी सेल डिवाइडेशन में जाएगी, दो भागों में बटेगी, तो उसके गुणसूत्र आधे हो जाएंगे। कैसे? अब आधे होंगे इसके, तो किस प्रकार होंगे? तो होता किसमें ये? जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, जनन सेल्स, जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में कौन कौन सी हैं? स्पर्म एंड ओवम, अंडाणु जो होते हैं, ये दोनों में। यानी कि आप जनन सेल को हटा दिया जाए तो पूरे शरीर का डिवाइडेशन हो रहा है, पूरे शरीर की जो वृद्धि हो रही है वो सिर्फ पिछले वाले समसूत्री कोशिका विभाजन से हो रही है, इससे नहीं हो रही। अगर ये वाला विभाजन अगर आप मान लें कि किसी सेल में हो भी गया ये जनन कोशिका को छोड़कर, तो उस सेल के जो गुणसूत्र बनेंगे वो आधे बनेंगे। इसलिए ये नहीं होता किसी में भी। इसलिए हाथ, पांव, शरीर का कोई सा भी अंग बनता है, उन सब में शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं सबके समान गुणसूत्र होते हैं। टिश्यूज जो बनते हैं, ऊतक बनते हैं, सब में समान गुणसूत्र होते हैं। जो क्रिया चल रही ना हमारी, जैसे कि बताया था, जैसे स्पर्म बने प्लस ओवम, ये हैप्लॉइड यानी अगुणित। अगुणित का मतलब एंड, आधे गुणसूत्र हैं। जब इनसे बना, ये क्रिया से बनी और आगे बन गया जायगोट, यानी 23 गुणसूत्र इसमें, 23 इसमें, जायगोट बना इसमें 46 गुणसूत्र हैं। ठीक है, अब ये जायगोट में डिवाइडेशन हुआ, ये वाली प्रक्रिया कौन सी हुई? अर्धगुणसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ये स्पर्म और ओवम मिलकर जायगोट बनाया, तो कौन सा विभाजन है? अर्धसूत्री विभाजन। अब इससे समान प्रकार की कोशिकाएं बनी। इससे क्या बनी? जायगोट से क्या बना? एम्ब्रियो, भ्रूण बना। यानी कि यहां से शुरुआत होकर एम्ब्रियो से क्या बना? न्यू बॉर्न बेबी, और न्यू बॉर्न बेबी से और पूरा ये अडल्ट तक बनता है ना, पूरी कंप्लीट बॉडी बन रही है इसकी। सब प्रक्रिया जो चलती आ रही है सिर्फ ओवम और स्पर्म को छोड़कर, वो सिर्फ माइटोसिस डिवीजन के द्वारा हो रही है, समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा हो रही है, इसके थ्रू नहीं हो रही। ये नहीं होता, ये होता है तो सिर्फ ओवम और स्पर्म में।
इसीलिए ये इनमें नहीं होता। अब मियोसिस को देख रहे हैं तो वो मियोसिस थोड़ी सी लंबी चलती, थोड़ी सी हमारी लंबी प्रक्रिया है। वो क्योंकि इसका दुगना मानने से, जैसे कि मियोसिस को अब आप डिवाइडेशन करें तो एक होता है मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। प्रथम में क्या है, वही सेम जो माइक्रोस में पढ़ा था आपने, सेम प्रक्रिया आएगी। इसमें प्रोफेज फर्स्ट, इसमें मेटाफेज फर्स्ट लगाते हैं, इसमें ऐसे इसमें लगाएंगे हम, और इसमें एनाफेज फर्स्ट और ये टीलोफेज फर्स्ट। जिस प्रकार ये प्रक्रिया चल रही है सेम इसी में, लेकिन ये सेम किसके साथ होता है, ये बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान होता है। ये बिल्कुल सेम उसी के समान है, जो इसमें चली है वही इसमें चलेंगी। जैसे प्रोफेज सेकंड, उसी प्रकार मेटाफेज सेकंड, तीसरी एनाफेज सेकंड, चौथी टीलोफेज। लेकिन फर्क क्या है, तो प्रक्रिया दो बार चली, लेकिन इसकी जो प्रोफेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो प्रोफेज है ये आगे जाके अकेली ही 5 भागों में कंप्लीट हो पाती है, 5 भागों कंप्लीट हो पाती है इसमें। जैसे कि इसकी पहली अवस्था जो कहलाएगी प्रोफेज फर्स्ट की, प्रोफेज सेकंड में नहीं, सिर्फ प्रोफेज फर्स्ट की, ये इंपॉर्टेंट है। यही रियल मियोसिस है। वास्तविक विभाजन तो अर्धसूत्री वो इसी में हो रहा है, ये तो इसकी तरह होगा, जो समसूत्री पढ़ा था ना उसकी तरह था। ये तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, कुछ नहीं है इसमें नया चीज, लेकिन इसमें ये वाली व्यवस्था बिल्कुल अलग है। इसलिए ये थोड़ी स्टूडेंट को टिपिकल मालूम पड़ती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रक्रिया वही दोहरानी जाती है जिस समसूत्री में आपने पढ़ा है, बस यहाँ पर इस अवस्था को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि इसमें अलग अलग 5 अवस्थाएं पड़ गई इसकी प्रोफेज फर्स्ट। इसीलिए पूरे अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लॉन्गेस्ट अवस्था है तो वो प्रोफेज फर्स्ट है। किसमें, अर्धसूत्री कोश का विभाजन है, प्रोफेज फर्स्ट है, ये सबसे लंबी अवस्था है इसकी। अब प्रोफेज को, इसको भी देखो 5 भागों कैसे बांटा गया है। एक होती है लैक्टोटीन, दूसरी अवस्था इसकी पहली, दूसरी है जाइगोटीन, तीसरी पैकिटीन, एंड इसके बाद 4 डाइकाइनेसिस। एंड इसकी जो 5वीं अवस्था है जो प्रोफेज को एंड करती है, उसके बाद ही तो मेटाफेज शुरू होगी, तो इसकी जो 5वीं अवस्था है वो होती है डिप्लोटीन। इस प्रकार ये 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। 5 अवस्थाओं में ये बांट के जब ये प्रोफेज की ये 5 अवस्था कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद मेटाफेज शुरू होगा। ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें ही आधे गुणसूत्र हो जाते हैं। जो गुणसूत्र आधे होंगे वो इसी अवस्था में हो जाते हैं मियोसिस फर्स्ट में। सेकंड तो बिल्कुल सेम उसी के समान है जिससे जो हुआ है। आगे से मियोसिस के ये चरण समझ में आया आपके। इन चरणों के बाद कोशिका में जो विभाजन हो रहा है शरीर का, वो पूरे का विभाजन हमारा
कंप्लीट बॉडी, और दूसरा जनन सेल। सिर्फ इन्हीं में विभाजन हो रहा है। कंप्लीट बॉडी में आपकी देखा होगा पूरी शरीर की ग्रोथ हो रही है, पूरे शरीर में सिंथेसिस हो रहा है शरीर का, एंड रिपेयरिंग हो रही है। ये सब चीज हमारे किसमें हो रहा है, और ये चोट लग जाती है उसके घाव जो बन जाते हैं, यानी घाव को भरने में, चोट के घाव भरने में, ये सब माइटोसिस समसूत्री वाला है। और इसमें से जन्म कोशिका होगा वो अर्धसूत्री में आएगा। जनन में जैसे कि स्पर्म का बनना, और दूसरा ओवम का बनना, ये सब इस सेल डिवीजन के थ्रू हो रहा है, इसी के थ्रू होता है। तो आपने देखा अभी मैंने जो आपको इन सब की जो आउटलाइन बताई है, लेकिन सेल डिवीजन की जो कोशिका विभाजन की पूरी तरह प्रोफेज में क्या हो रहा है, मेटाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज में, टीलोफेज में किस प्रक्रिया में क्या होता है, किस तरह से एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है, ये पूरी जो डिटेल होगी वो इस क्लास में नहीं बताई। इसमें मैंने आउटलाइन, क्योंकि आपका जो एग्जाम पास में ना वो वाला +2 वाला एम वाला एग्जाम पास में, उसको देखते हुए आउटलाइन बनाई है, क्योंकि इसमें बस यही पूछा जाता है, डिटेल में नहीं। कंप्यूटर के बारे में एम वाले में डिटेल में नहीं है, इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया गया आपको, आपके लिए सिर्फ आउटलाइन के थ्रू बताया गया है। बस कौन सी, बस आपको विशेषता ध्यान रखना है कि कौन सा जो हमारे शरीर का रिपेयरिंग हो रहा है, पार्ट हो रहा है, वो किस वाले सूत्री विभाजन से हो रहा है, समान वाले से या आधे वाले से, ये ध्यान रखना है। तो आपको बस मेन चीज ये ध्यान रखो, ओनली जनन कोशिकाओं को छोड़कर पूरा शरीर समसूत्री विभाजन से बना हुआ है। इसीलिए पूरे शरीर की कोशिकाओं में सभी में समान गुणसूत्र हैं, समान गुणसूत्र। जो हमारे गुणसूत्र हार्ट की सेल में, जो किसी और की सेल में, वो हमारे बाल में भी होंगे, शरीर के एक अंग अंग में वही गुणसूत्र होंगे, सिवाय इसे छोड़कर। क्लियर? ओनली इसमें ही होता है ये। तो आपको इसी बात को ध्यान में रखना है कि किसमें क्या होता है। तो जो आपका एग्जाम है, एग्जाम में इसी तरीके से कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेल डिवीजन से, ज्यादा डिटेल है नहीं। और इसकी पूरी डिटेल मियोसिस क्यों होता है, किस लिए होता है, किन सेल में होता है, पूरी डिटेल, इसके डाटा जो पूरा कराया है ना, प्रोफेज क्या है, मेटाफेज क्या है, कहां पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपको सेल डिवीजन की डिटेल में आगे क्लास कराएंगे, हम इसे उसमें कराएंगे। अब थोड़ा सा आपको बता के चलते हैं। तो इससे आगे मैं ये कह रहा था कि थोड़ी इसके लिए सॉरी मांगता हूँ कि मेरी थोड़ी तबीयत इन दिनों अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ी तबीयत और थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा क्लास में गैप हो सकता है मेरा, और गैप हो रहा है, तो आगे की इसकी डिटेल आगे नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए टिश्यूज और सेल डिवीजन जो हुआ है इसके डिटेल के बारे में हर पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।